हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी जस्ट द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशनल सॉल्यूशंस। तो स्टडी जस्ट एक ऐसा यूनिक चैनल है जहां पे आपको हर काइंड ऑफ एजुकेशनल सॉल्यूशंस आपको मिल जाता है। वो आपका एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ताकि आपका 9, 10, 11, 12 कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आपका वो टीचर ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो हर एक टाइप का एजुकेशनल सॉल्यूशंस आपको स्टडी जस्ट से मिल जाता है। ऐसा एक यूनिक प्लेटफॉर्म है, एक ही वन पॉइंट गो में आपको ये पूरा मिल जाता है। तो हम लोग का आज का जो मुद्दा है वो है आपका कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू का रेशियो एंड प्रोपोर्शंस जो चैप्टर है। तो हम लोग स्टडी जस्ट में बिलीव करते हैं कि आपका जो बेसिक लेवल स्टडी है, एटॉमिक लेवल स्टडी है उसमें। तो आज हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि प्रोपोर्शन क्या है। तो आज ही हम लोग प्रोपोर्शन के ऊपर कुछ सम्स रियल टाइम बेसिस में आपको जैसे सम्स पूछा जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है ईयर ऑन ईयर। तो उसका आज थोड़ा एग्जाम्पल्स देखेंगे कैसे हम लोग वो करना है, क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं बता देता हूं, हम लोग आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टडी जस्ट कंपैरेटिव करके, तो ताकि आपको नोटिफिकेशन इसी टाइप का वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आप हम लोग का फेसबुक पेज में लाइक कर सकते हैं, जहां पे आपका हम लोग कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग का टेलीग्राम, जहां पे आपका लिंक दिया है स्टडी जस्ट, यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल में जाओगे तो आपका ये लोगो दिखेगा। तो ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपका ये फॉलो कर सकते हैं हम लोग का टेलीग्राम में। हम लोग का इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, हम लोग का कम्युनिटी फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो ये सब कम्युनिटी फॉलो करने का कुछ फायदा ये है कि आपका जो ये सब हम लोग का जो लाइव क्लासेस है, हम लोग का जो प्रीवियस ईयर जो पेपर्स है, हम लोग का जो स्टडी मटेरियल है जो पीडीएफ में, और आपका जो डाउट, सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो डाउट्स है जो अराइज होता है जो क्लासेस करने के बाद, वो आपको 1-to-1 बेसिस पे क्लियर हो जाता है आपका कम्युनिटी से। तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फॉलो अस ऑन आवर कम्युनिटी पेज। डू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल हम लोग देखेंगे। आज का पहला सवाल आपको दिया है, ये हम लोग दो तरीके से हम लोग करेंगे। एक देखेंगे फर्स्ट कैसे कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और एक नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड। तो यहां पे दिया मंथली सैलरीज ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो ऑफ 4:7. 4:7. We each receives an increase of ₹25 in the salary. The ratio is altered to 3/5. Find their respective salaries. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे यहाँ पे दो जन का जो सैलरी है 4:7 दिया है। तो ये तो आपका रेशियो हो गया। तो ये तो आपका रियल टाइम बेसिस में नहीं होगा। तो रियल टाइम बेसिस में हम लोग करने के लिए क्या है, रियल डेटा निकालने के लिए एक्स टर्म पे निकालेंगे। एक्स टर्म पे निकालेंगे तभी आपका रियल डेटा आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4x और इसका लिख सकते हैं 7x। दोनों में दिया है 25 इंक्रीज्ड। दोनों अगर 25 रुपया बढ़ता है सैलरी में तो 3/5 हो जाता है आपका रेशियो। तो यहाँ पर भी 25 बढ़ा दिए और यहाँ पर भी 25 बढ़ा दिए। तो यहाँ पे आपका हो गया रेशियो 3/5। तो आप क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को इधर लेके जाएंगे और 3 को इधर लेके आएंगे, इसको इस टर्म को इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 × 4x + 25 = 3 × 7x + 25। तो आपका यहाँ पे आंसर हो गया, मतलब यहाँ से अगर करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 4 = 20x + 125 = 7 × 3 = 21x + 7 × 3 = 75, 25 × 3 = 75। तो आपका यहाँ पे करेंगे तो x को एक साइड में करेंगे, x को एक साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पे x का 21 - 20 यहाँ पे x आ गया, और इसको एक साइड में लेके जाएंगे तो 50 आ जाएगा। 125 - 75 = 50। तो x का वैल्यू यहाँ से आपका 50 आ गया। x का वैल्यू यहाँ से आपका 50 आ गया। आई होप ये आप सॉल्व कर पाओगे खुद। तो 50 यहाँ पे आपका मतलब x का वैल्यू आ गया। आप क्या पूछा है, फाइंड द रिस्पेक्टिव सैलरीज। तो एक जन का है आपका 4x, तो 4 × 50, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 200। और एक जन का आपका है क्या, 7x, 7 × 50, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 350। तो एक जन का आपका सैलरी हो गया 200, एक का हो गया 350। तो इसी को हम लोग जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे देखते हैं। आइए, तो दोनों का सैलरीज दिया, पे सैलरी दिया, आपका रेशियो दिया है 4:7, और जब ये बढ़ता है तो यहाँ पे आपका दिया है 3:5। आप दोनों में देखिए इक्वल टर्म में बढ़ रहा है, 25 बढ़ रहा है ना, 25 इक्वल टर्म में आपका बढ़ रहा है। तो यहाँ भी 25 बढ़ेगा, यहाँ भी 25 बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका जो बढ़ने के बाद दोनों में इक्वल फंक्शन हो रहा है, तो हम लोग दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों रेशियोज को कंपेयर कर सकते हैं। पहले तो देखेंगे दोनों का जो डिफरेंस है सेम है कि नहीं। ये अगर देखेंगे दोनों में इंक्रीज ऊपर में हो रहा है नीचे में हो रहा है, तब हम ये अप्लाई कर पाएंगे, ये कंसेप्ट अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोनों में हो रहा है तो अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं दोनों का डिफरेंस है 4 5 6 7 3 है। यहाँ पे देखिए 5 3 4 5 2 है। तो 2 को क्या करेंगे, 2 से हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 से हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 से हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो
कहने का मतलब है यहाँ पे हो जाएगा 4 2 8 और 7 2 14। इसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे क्योंकि हमको इक्वल करना है ना, इसलिए कैंसिल आउट नहीं करेंगे। इसको मिनिमम एकदम लोएस्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे रेशियो का। इसको 3 में करेंगे, इसको 3 3 9, 5 3 15। आप देखिए दोनों में आपका डिफरेंस देखिए, 8 और 14 में आपका आ गया 6, यहाँ पे देखिए 9 और 15 में आपका रेशियो डिफरेंस आ गया 6। ठीक है, अब आपको आपस में कंपेयर करेंगे दोनों में देखिए 8 और 1 में 9, यहाँ पे 14 और 1 में 15, एक डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे 1 लाना है क्या? नहीं लाना है, आपको 25 लाना है। दोनों में 25 बढ़ रहा है तब ना ये हो रहा है। तो यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 25 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका 25 हो गया। तो इसको भी यहाँ पे 25 कर रहे हैं, तो ये एक्शन यहाँ भी होगा, ये एक्शन यहाँ भी होगा, ऊपर नीचे। तो पहले का जो इसका सैलरीज है, अब तो ये बढ़ के इतना हो गया। पहले का क्या, पहले का पूछा गया फाइंड द रिस्पेक्टिव सैलरीज प्रीवियसली, तो यहाँ पे एक का आंसर हो जाएगा आपका 8 इंटू 25, 8 इंटू 25, तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया 200, और एक का हो जाएगा 14 इंटू 25, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 350 ना, हाँ 350। आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द मेथड। कैसे आप फास्टली आप सॉल्व कर पाओगे, कैसे आप फास्टली आप ये कर पाओगे, तो इसका एक ट्रिक्स है जो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंटली आप ये कर पाओगे। तो एग्जाम में आपको यही मेथड फॉलो करना है, सेकंड वाला, क्योंकि ये आपका टाइम किलिंग नहीं है, ये आपका टाइम किलिंग है, टाइम किलिंग है, ये आपका टाइम सेविंग है, टाइम सेव। तो ऐसे टाइप का प्रॉब्लम कैसे समझेंगे, दोनों का इक्वल अगर हो रहा है ऑपरेशंस, तो इस टाइप का हम लोग ऐसे शॉर्टकट मेथड में हम लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ आपका मीन प्रोपोर्शन का कंसेप्ट पूछा है। यहाँ पे पूछा है इफ x इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ x माइनस 4 एंड x प्लस 8, तो मीन प्रोपोर्शन आपका x यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे हम लोग मीन प्रोपोर्शन पूछा है, तो हम लोग पता है हम लोग को कि मीन प्रोपोर्शन क्या है, लास्ट क्लास में देखे थे कि किसी भी रेशियोज का अगर दो टर्म इक्वल होता है, जैसे a बाई बी इज इक्वल टू b बाई सी, दोनों में b, यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, तो b आपका कॉमन है दोनों टर्म में, यहाँ पर a बाई बी, यहाँ पे b बाई सी, तो b आपका कॉमन है, b को कंबाइन कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा मीन प्रोपोर्शन, है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 4 को x प्लस 4 बाई x, और यहाँ पे हो जाएगा x बाई x प्लस 8, सॉरी x माइनस 4, ये माइनस होगा, तो x माइनस 4 बाई एक्स इक्वल टू x बाई x प्लस 8। तो अगर हमको ये निकालना है तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जाएगा x माइनस 4 और x माइनस x प्लस 8। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर x इंटू एक्स प्लस 8x माइनस 4x माइनस 8 4 32। तो यहाँ पे x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4x इक्वल टू 32 या x इक्वल टू 8, 4 कट देगा इसको 8 में, क्योंकि 32 इधर चला गया तो प्लस हो गया, या माइनस किया तो आपका 4x आ गया, तो x इक्वल टू 8। तो मीन प्रोपोर्शन ऑफ x माइनस 4 एंड x प्लस 8 इज 8, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तो 8 आपका आंसर हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये सब सवाल जो है आपको ईयर ऑन ईयर एवरी ईयर आपको मिलता है, देखने को मिलता है। तो ये इस टाइप का सवाल आप जितना प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, और ये आपके अंदर समा जाएगा, ऐसा कि देखते ही आप ये आंसर कर दोगे। यहाँ पे जस्ट कंसेप्ट था मीन प्रोपोर्शनलिटी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, Which of the following product proportion is correct with respect to 12 is to PQ। यहाँ पे आपका दिया है 12 is equal to PQ। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 3 is equal to P इंटू Q, लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 3 is equal to P इंटू Q, क्योंकि 4 3 12 होता है। तो यहाँ पे दूसरा भी 6 इंटू 2 भी है, किंतु अगर आंसर के हिसाब से अगर देखेंगे ऑप्शंस के हिसाब से, देखिए 3 2 है, यहाँ पे 2 3 है, 4 3 है, तो 4 3 भी आ रहा है, तो यहाँ पे 4 3 हम लोग ले लिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 बाई क्यू इज इक्वल टू P बाई 3, इसी हिसाब से। तो यानी कि बोल सकते हैं 4 इज टू क्यू प्रोपोर्शनल टू P इज टू 3, मतलब कि आपका आंसर यहाँ पे C हो गया। तो प्रोपोर्शंस ऑफ करेक्ट, मतलब ये जो 12 इज इक्वल टू पी क्यू, इसको टर्म में अगर हम लोग लिखेंगे प्रोपोर्शन में, उसको लिख सकते हैं 4 बाई क्यू इज इक्वल टू P बाई 3। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका इजी रहेगा। इसी टाइप का सवाल आपको एसएससी और बैंकिंग में देखने को मिलता है, तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका हो गया टोटल वर्क का कंसेप्ट। यहाँ पे दिया है 3 पेंटर, 3 पेंटर्स टेक 5 days,
5 days टू कंप्लीट अ जॉब। तो टोटल वर्क आपका हो गया 3 पेंटर को इंटू 5 करेंगे तो टोटल वर्क आपका निकल जाएगा, टोटल वर्क हो गया। आप यहाँ पे पूछा गया 2 पेंटर को कितना दिन टाइम लगेगा। तो मान लीजिए इसको पकड़ लेते हैं हम लोग x, तो x दिन समय लगेगा। तो टोटल वर्क यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू एक्स, ये आपका टोटल वर्क है। तो इसको हम लोग इक्वलाइज कर सकते हैं दोनों का, क्योंकि टोटल वर्क दोनों में सेम है तो इक्वलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 5/2 या 7.5 डेज। तो 7.5 डेज हम लोग लिख सकते हैं कि x का वैल्यू यहाँ पे आपका 7.5 डेज है। तो एक टोटल वर्क दोनों में सेम रहेगा ना। इतना जो काम ये कर रहा है 3 जन 5 दिन में जो टोटल काम कर रहा है 2 जन वही काम कर रहे हैं, इसलिए टोटल वर्क यहाँ पे दोनों इक्वलाइज किए हम लोग। तो इस टाइप का प्रॉब्लम में हम लोग और देखेंगे टाइम एंड वर्क, जब नेक्स्ट क्लासेस आएगी वहां पे टाइम एंड वर्क में हम लोग देखेंगे कि इसी टाइप का जो क्रिटिकल सम्स जो बनता है टाइम एंड वर्क में वो कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चैनल को फॉलो कीजिए ताकि ये सब वीडियो आपको एक ही वन स्टॉप में मिल जाए, आपका नोटिफाई हमेशा होते रहे। जब जी कोई भी आपका वीडियो आए नया तो आपको वो नोटिफाई हो जाए। तो फॉलो कीजिए हम लोग का प्लेटफॉर्म में, हम लोग का चैनल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज। आई होप इतना तक समझ में आ रहा है ना गाइस। यहाँ एक बार नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है सेशन। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। जो समझ में नहीं आया आपको, जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्या प्रॉब्लम है क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए नीचे, ताकि अगर देखेंगे हम लोग की कमेंट में अगर कि देखते हैं कि अगर एक ही टाइप का जो डाउट बार बार रिपीट हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, नया एक डाउट सेशन आप लोग के लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पे देखिए एक अच्छा सवाल दिया है, 1 अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा, 1 अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा दिया है और 1 बीटा इज इक्वल टू 3 गामा दिया है। आप पूछा गया है हाउ मेनी अल्फास आर इक्वल टू 36 गामा, 36 गामा। तो ये देखिए इंटर रिलेटेड है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अगर 36 गामा बनाना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटू 12 और यहां भी इंटू 12, दोनों साइड इंटू 12 करेंगे तो ये 36 गामा बन जाएगा ना। तो यहां पे लिख सकते हैं 12 बीटा इज इक्वल टू 12 3 36 गामा। ठीक है, मगर आपको पूछा गया कितना अल्फा होगा। आप देखिए 1 अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा। आप इसको 12 कैसे करेंगे, इंटू 6 करेंगे यहाँ पे और यहाँ भी इंटू 6 करेंगे तो ये 12 बन गया। तो यहाँ पे आ गया 6 अल्फा इज इक्वल टू 12 बीटा। आप देखिए यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 6 अल्फा इक्वल टू 12 बीटा इज इक्वल टू 36 गामा, है ना, क्योंकि 12 बीटा दोनों में कॉमन है। यहाँ पे भी 12 बीटा आ रहा है, यहाँ भी 12 बीटा आ रहा है, दोनों में कॉमन है। तो यह लिख सकते हैं, यहाँ से 12 बीटा हटा देंगे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 6 अल्फा इज इक्वल टू 36 गामा। 6 अल्फा इज इक्वल टू 36 गामा। तो 36 गामा इक्वल टू हो गया आपका 6 अल्फा। तो ये आपका यहाँ पे आंसर रहेगा कि 36 गामा इज इक्वल टू 6 अल्फा। जहां भी ऑप्शन में आपको 6 अल्फा ऑप्शन में दिखे वो टिक कर दीजिए, वो आपका सही आंसर रहेगा और आपको स्कोर मिल जाएगा सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये आपका सब सवाल में आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया जैक और उसका एज का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे दिया है जैक इज नाउ 7 टाइम एज ओल्ड एज जिल, है ना, 7 टाइम एज ओल्ड एज जिल, JI से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं जिल का जो एज है वो मान लेते हैं x है। तो जैक का जो है हो जाएगा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 7x। जैक का हो जाएगा आपका 7x। तो जैक इज इक्वल टू 7x। आप पूछा है 10 years फ्रॉम नाउ ही विल बी, मतलब जैक विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज जिल। यहाँ पे दिया तो हम लोग यहाँ 10 years फ्रॉम नाउ करेंगे तो 7x प्लस 10 हो जाएगा जैक का एज। 10 साल बाद करेंगे तो 10 बढ़ाएंगे तो 10 साल बढ़ेगा ना। हर एक साल बढ़ेगा तो 1 माइन प्लस करेंगे, 2 साल बढ़ेगा तो 2 प्लस करेंगे। प्रेजेंट एज आपका 7x है, 10 साल बढ़ेगा तो 10 प्लस करेंगे, 7x प्लस 10 हो जाएगा। समझ में कैसे बढ़ रहा है ये, और हम लोग विस्तार से देखेंगे जब हम लोग प्रॉब्लम में एजेस करेंगे और अब विस्तार से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे दिया है जिल का भी वैसे ही बढ़ेगा ना। एक तो इसका साल तो एक जन के लिए नहीं होता है, साल तो एक जन के लिए नहीं होता है, सबके लिए होता है ना बराबर। जैसे कि 2000 मान लीजिए अभी 2020 चल रहा है, 2021 में मेरा 1 साल बढ़ जाएगा तो आपका भी 1 साल बढ़ेगा ना, सभी का 1 साल बढ़ेगा। हम लोग का PM साहब का भी 1 साल बढ़ेगा। हम लोग का जो दूसरा कोई भी है, कोई भी इंसान है, कोई भी कुछ एनिमल भी है, सबका 1 साल बढ़ जाएगा लाइफ। तो हर एक के लिए सेम है। तो इसका जैक का बढ़ा तो जिल का भी 10 साल बढ़ जाएगा। तो जिल का भी x है तो 10 साल बढ़ गया तो 10 प्लस x हो गया, x प्लस 10 हो गया। ठीक है, आप पूछा है रिलेशन दिया है 10 साल बाद ये 3 गुना हो जाएगा, ये जो है 3 गुना हो जाएगा।
तो कहने का मतलब है यहाँ पे लिख सकते हैं 7x प्लस 10 इक्वल टू 3x प्लस 30, है ना। तो यहां से अगर x को एक साइड में लिख लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं एक 30 माइनस 10 इक्वल टू 20, तो x यहां से आपका हो गया 5। तो अब पूछा है हाउ ओल्ड इज जैक नाउ, हाउ ओल्ड इज जैक नाउ। तो अभी जैक का जो प्रेजेंट एज है, जैक का है सबका 7x, जैक का जो प्रेजेंट है 7x, यानी कि 7 इंटू 5 35 ईयर्स। ये आपका आंसर हो गया। तो जैक का करंट एज आपका 35 ईयर्स हो गया, ठीक है, 35 ईयर्स हो गया। तो आई होप ये सब सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। इजी है, इजी है एकदम, 100% मैं बोल सकता हूं। ये आप कंसंट्रेशन से आप देख रहे हो तो ये आप सवाल एग्जाम में गलत कर ही नहीं सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैथ्स का पॉइंट ऑफ व्यू, वो है प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना वो आप निखर के आओगे अंदर, आपका मैथ्स वो आपका समा जाएगा आपके अंदर। वो देखते ही आप आंसर बना दोगे, आपको एक आइडिया आ जाएगा देखते ही कि ये अच्छा, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। तो ये आने के लिए जैसे गाना गाते हैं कोई भी, अगर इंडियन आइडल में इतना देर तक 1 साल तक क्यों आपका सेशन चलता है, क्योंकि इसका जो सीजन है 1 साल तक चल जाता है, कभी कभी खींच जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते जब फिनाले में गाना गाता है एकदम परफेक्ट होता है वो। तो इसी तरह से जब एग्जाम भी एक आपका कंपटीशन जो है एक प्लेटफॉर्म है, तो यह भी आपको परफॉर्म करना है, इसीलिए प्रैक्टिस करना है। मैथ्स ऐसा एक सवाल है जहां पे आपका प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। तो आई होप आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहां पे देखिए अच्छा सवाल दिया है आपका 432 इज डिवाइडेड अमंग वर्कर ए बी सी एंड डी बी एंड सी सच दैट 8 टाइम्स ए शेयर इज इक्वल टू 12 टाइम्स बी शेयर इक्वल टू 6 टाइम्स सी शेयर। तो यहां पे ऐसा लिख सकते हैं 8a समान आपका दिया है इक्वल 12 टाइम्स बी शेयर, 12b इक्वल टू 6 टाइम्स सी शेयर 6c। तो यहां पे ऐसा लिख सकते हैं। तो इसी टाइप का जब ऐसा दिया रहेगा, हम लोग रेशियो कैसे निकालते हैं, पहले तो हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। हम लोग एलसीएम निकालेंगे 8, 12 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 4 8, 2 6 12, 2 3 6। ये जो एलसीएम का कंसेप्ट है, अगर हम आपको नहीं पता होगा एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालना है, तो जाके पहले एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो देख लीजिए। वो पहले प्रीवियसली यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग का प्लेटफॉर्म में, वो जाके पहले देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। मैं बोला था ना कि ये सब जो एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करने को मिलेगा। तो यहाँ आगे एप्लीकेशन देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 2 4, 2 3 6 और 3, ठीक है। क्या जाएगा, 3 जाएगा, 3 2 जाएगा यहाँ पे 3 1 1। तो आपका यहाँ पे एलसीएम हो गया 3 2 6, 6 2 12, 2 2 24। तो ये आपका जो एलसीएम हो गया 24 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग जो एलसीएम है यहाँ से आपको ऐसा लिख सकते हैं कि 24, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि डिवाइड नीचे, तो इसको ऐसे इस टाइप के लिख सकते हैं 8a by 12 24 इक्वल टू 12b by 24 इक्वल टू 6c by 24। तो ऐसे अगर लिख लेंगे तो ये कॉमन टर्म में टूट जाएगा, कॉमन टर्म में नीचे में आ जाएगा, तो आपका रेशियो निकालना भी आसान होगा। तो 8 3 24, 12 2 24, 6 4 24। तो आपका ये आंसर हो गया। तो यहाँ पे आपका ये रेशियो मतलब टूटने के बाद 3 2 और 4 आ गया। तो इसका रेशियो जो है ये जो प्रॉपर्टीज में देखे थे, अगर ऐसा कर रहेगा तो हम लोग इसको यहाँ से लिख सकते हैं। जो प्रॉपर्टीज में हम लोग देखे थे रेशियो का, वहां पे आपको बताया गया था कि A:B:C इस टाइप में होगा, तो आपका हो जाएगा 3:2:4, है ना। 3:2:4 आपका यहाँ पे रेशियो निकल गया। आप क्या पूछा है, अब आपको पूछा गया है हाउ मच डिड ए गेट। तो ए यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 गुना, ए का वैल्यू आपका 3 गुना हो जाएगा। टोटल आपका तो 3 गुना कितना है, टोटल आपका हो गया 4 5 6 7 8 9, टोटल आपका 9 हो जाएगा, क्योंकि टोटल आपका होगा 4 + 2 + 3, ये आपका 9 हो गया। तो टोटल आपका 9 में 3 गुना आपको ए मिल रहा है। तो टोटल कितना पैसा दिया हुआ है 432, ठीक है। तो 432, तो आपको चाहिए ए का वैल्यू, तो मतलब 3 टाइम्स ऑफ दिस। तो 9 को ये देखिए डिवाइड होगा 3 3 9, 3 इसको कटेगा कितने में, 3 1 3 1 4 13, 3 4 12 13 44। तो 144 जो रुपीज है वो ए का बनता है। यहाँ से 144 रुपीज सीधा सीधा ए का बन जाता है इसी रेशियो में अगर डिवाइड करेंगे। तो आसान है, कुछ नहीं है, पहले एलसीएम निकाले, फिर इसको कॉमन टर्म में उसको ब्रेक किया, फिर आपका डायरेक्ट प्रॉपर्टीज लगा के रेशियो निकाल दिए, फिर आपका कैलकुलेट कर लिए ए का शेयर कितना बनता है। इतना ये जो रेशियो बनता है उसमें 3 गुना बनता है, टोटल 9 गुना में से 3 गुना आपका ए का शेयर हो गया। 9 गुना का वैल्यू दिया है 432, तो उसमें से 3 गुना आपका हो गया 144।
तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप ये इस टाइप का सवाल आप इस बार अब नेक्स्ट टाइम से आप देखेंगे तो एकदम झटके से ही कर देंगे, एक बार आपको मतलब सोचना भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ये सब सवाल देखते ही आप बना दोगे, आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है, एक अच्छा सवाल है फिर से। The ratio of A's and B's salaries are in the ratio of 9:4. If A's salary is increased by 10%, what is the total salary become? Total salary becomes is 4950. What is the salary of B? तो यहाँ पे देखिए A और B का जो सैलरी है, यहाँ पे एक बार हम लोग थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि रेड है, रेड क्वेश्चंस में रेड, यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं। तो A का जो आपका सैलरी है A और B का दिया है 9:4, ठीक है, A/B 9:4 दिया है। इफ ए सैलरी, तो यहाँ पे रियल टाइम बेसिस में हम क्या करेंगे, रियल टाइम बेसिस में करने के लिए हम लोग एक्स के टर्म में लिख लेंगे। एक का मान लीजिए 9x है, एक का मान लीजिए 4x है, ठीक है। तो ए सैलरी इज इंक्रीज बाय 10%, मतलब 4x का अगर हम लोग 10% इंक्रीज करते हैं, ए सैलरी ना, सॉरी बी सैलरी 9x का हम लोग 10% इंक्रीज करते तो 110 हो गया। 100 में अगर स्टैंडर्ड वैल्यू है तो 10 बढ़ाएंगे तो 110 बढ़ जाएगा, तो 10% इंक्रीज होगा। ये करने में आपको आ रहा है 4950, ठीक है, 4950। तो ये देखिए क्या क्या कटेगा, यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, 9 से कटेगा, 9 से कटेगा, 9 5 से 45, 45 550, ठीक है, 11 कटेगा, ये तो 0 0 पहले ही कट गया, 11 कटेगा, 11 550 इधर हो गया, तो x का वैल्यू यहाँ से आपका आ गया 500। x का वैल्यू यहाँ पे आपका आ गया, ये इधर चला जाएगा ना, तो आपका 500 हो जाएगा, तो 500 हो गया। आप पूछा गया है व्हाट इज बी सैलरी। बी सैलरी देखिए सीधा सीधा आपका बन जाता है 4x, बी सैलरी जो है आपका 4x हो जाता है, मतलब 4 × 500, तो 4 × 5 होगा, 5 4 से 20, 2000, तो सीधी सीधी आपका 2000 जो रुपीज है आपका बीस का सैलरी हो जाएगा। आई होप सर आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एकदम ना भूले हम लोग का कम्युनिटी ज्वाइन करना। और कोई भी डाउट रहेगा वो आप कम्युनिटी में पूछ सकते हैं, डाउट सेक्शन पूछ सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और भी रेशियो प्रोपोर्शन का सम्स जो एप्लीकेशन है वो देखेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग वेल एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।